दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2 ग्राउंड वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक पे बात कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे से हमने वहाँ पे अध्ययन किया क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं, कौन कौन से मंडल हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिफिनेशन क्या है ग्राउंड वाटर की। तो सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद अब हम लोग सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स अर्थात अपरदनात्मक स्थल रूप। कौन कौन से हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं ग्राउंड वाटर के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला अपरदनात्मक स्थल रूप है लैपीज। लैपीज का फॉर्मेशन बहुत ही सरल होता है। जब जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये रिसते हुए नीचे की ओर जाता है तो घुलन क्रिया के फलस्वरूप जो ऊपरी सतह है वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो जाती है और इससे इस प्रकार के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इस पर पैर रखना भी बहुत कठिन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी उबड़ खाबड़ है और कॉन्सेप्ट जो इसके निर्माण की प्रक्रिया वो यही है कि जब घोलीकरण या कह सकते हैं जब रिश्ते रिश्ते घोलने का काम करता है ग्राउंड वाटर, तो जो ऊपरी सतह है जिससे रिश्ते वो नीचे जा रहा है उसको इस प्रकार का ऊबड़ खाबड़ बना देता है और लैपीज का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो ऊपर उठे हुए शिखर होते हैं इन्हें पिनेकल्स नाम दिया जाता है और जो गहरे भाग होते हैं इन्हें हम क्लेफ्ट्स कहते हैं। क्लेफ्ट्स और पिनेकल्स, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लैपीज से संबंधित। अर्थात लैपीज में जो गहरे भाग होते हैं इन्हें क्लेफ्ट्स कहते हैं और पिनेकल्स कहते हैं जो उठे हुए भाग होते हैं। क्लेफ्ट्स को हिंदी में विदर नाम दिया जाता है और पिनेकल्स को शिखरिका, जैसा कि आप लिखा देख रहे होंगे, शिखरिका या पिनेकल्स और विदर या क्लेफ्ट्स। और ये पूरा का पूरा जो लैंडफॉर्म है ये कहलाता है लैपीज। और इसके बहुत सारे स्थानों पे अलग अलग नाम हैं, जैसे इंग्लैंड में क्लिंट कहा जाता है, जर्मनी में कैरन नाम दिया जाता है और सर्बिया के क्षेत्र में इसे बोगाज की संज्ञा दी जाती है। तो इसके कुछ अलग अलग नाम हैं और ये इसके पूरे निर्माण की प्रक्रिया की अभी हमने बात की। सरल सी प्रक्रिया है निर्माण की और ये इसका एक सिंपल सा फिगर है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत सारे प्रमुख लैंडफॉर्म्स का इस एक ही फिगर में। सबसे पहले लिखा हुआ है सिंक होल, स्वैलो होल्स, डोलाइन, युवाला, पोलजे। जब भी हम कभी भी नेट पे सर्च करते हैं ग्राउंड वाटर के टोपोग्राफी से संबंधित या पुस्तकों में पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही लैंडफॉर्म्स के नाम देखने को मिलते हैं, इस तरह के फिगर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं ग्राउंड वाटर से रिलेटेड। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब जल घोलीकरण का कार्य करता है, घोलने का काम करता है और छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण करता है, तो इसे हम कहते हैं सिंक होल। जब ये और बड़ा होता जाता है तो हम नाम देते हैं स्वैलो होल। जब और बड़ा हो जाता है तो हम नाम देते हैं डोलाइन। जब इससे भी ज़्यादा इसका विस्तार हो जाता है तो इसे हम नाम देते हैं युवाला। और सबसे बड़ा जो फॉर्मेशन होता है उसे हम नाम देते हैं पोलजे। जब एक से अधिक डोलाइन मिलते हैं तो युवाला का निर्माण होता है और जब बहुत सारे युवाला मिलते हैं तो पोलजे का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड वाटर ने घोलने का काम किया और छोटा सा छेद बन गया, इसे हमने नाम दे दिया सिंक होल। बहुत सारे सिंक होल मिल गए तो बन गया स्वैलो होल, या एक ही सिंक होल बहुत समय बाद विस्तृत होते होते स्वैलो होल का रूप ले सकता है। फिर क्या हुआ, स्वैलो होल और विस्तृत होता गया धीरे धीरे तो उसने रूप ले लिया डोलाइन का। या तो एक ही स्वैलो होल विस्तृत होते होते डोलाइन बन सकता है या फिर कई स्वैलो होल आपस में मिलके डोलाइन का निर्माण कर सकते हैं, उतना बड़ा बन सकते हैं। बहुत सारे डोलाइन मिलके क्या बन जाते हैं, युवाला। और युवाला के बाद फॉर्मेशन होता है पोलजे का। या तो एक ही युवाला बड़ा होते होते पोलजे बन जाएगा या फिर कई युवाला मिलके पोलजे का निर्माण करेंगे। तो इसको हमें एक क्रम में याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले सिंक होल, सिंक होल से बड़ा स्वैलो होल, स्वैलो होल से बड़ा डोलाइन, डोलाइन से बड़ा युवाला
और युवाला से बड़ा पोलजे अर्थात सबसे बड़ा पोलजे। विश्व का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोलजे माना जाता है उसे हम कहते हैं लेवनो पोलजे, यूरोप का है, जिसकी की लंबाई 64 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। हमारा अगला लैंडफॉर्म है केव्स या कंदरा। भूमिगत जल के अपर्दन से बनने वाली जो कंदराएं हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म्स हैं और ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में ये होती हैं और इनकी रचना ग्राउंड वाटर की घुलन क्रिया व अपघर्षण के द्वारा होती है। बहुत सारी केव्स कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया में भी होती हैं। वास्तव में जो केव्स हैं ये ऊपरी सरफेस के नीचे एक प्रकार का खोखला स्थान है। मान लीजिए ग्राउंड वाटर नीचे नीचे आ गया और यहाँ पर उसको इस प्रकार की रॉक मिल गई जिसका कि वो आसानी से अपर्दन कर सके और एक खोखली आकृति का निर्माण हो गया। इसे ही हम कहेंगे केव या कंदरा। और भारत में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अगर आप कभी चित्रकूट जाएं तो गुप्त गोदावरी एक स्थान है चित्रकूट में, वहां जरूर जाएं। बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे और वास्तव में मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना हो तो जरूर एक बार टूर करें गुप्त गोदावरी चित्रकूट का। एक और स्थान है बिहार में गुप्तधाम कंदरा, तो अगर आप बिहार या उसके आसपास के हैं तो वहां जा सकते हैं। अगर यूपी में चित्रकूट के आसपास के हैं तो जरूर जाएं गुप्त गोदावरी। वहां पे आपको जितने भी हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे अभी आगे और जितने भी हमने अभी पढ़े तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के आपको वहां दर्शन होंगे, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आपको वहां देखने को मिलेंगे असली में। तो ये बहुत ही आपके लिए रोचक जानकारियां वहां होंगी। दोस्तों हमारे आखिरी के दो लैंडफॉर्म्स हैं ब्लाइंड वैली और सिंकिंग क्रीक, अंधी घाटी और धस्ती निवेशिका। चलिए इसे देखें। ब्लाइंड वैली क्या होती है, अंधी घाटी, थोड़ा रोचक इसका निर्माण है। पहले इसका एक हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस छोटे से चित्र में पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया गया है। मान लीजिए एक नदी की घाटी है, ये घाटी का एक क्षेत्र है, ये घाटी का अगला हिस्सा है और ये वाटर आपको दिख रहा है, आसमानी कलर से जल को दिखाया गया है। यहाँ पे ये जल आ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड वाटर ने एक छिद्र का निर्माण कर दिया है। अब होगा क्या कि ये जो नदी का जल है, इसका जल इस घाटी में न जाकर के इस छिद्र के हो जाने के कारण यहीं से नीचे चला जाएगा और आगे की घाटी पूरी शुष्क रह जाएगी, सूखी रह जाएगी। बेसिकली जल को जाना चाहिए था इसी रास्ते से सीधे की ओर, लेकिन चूंकि रास्ते में भूमिगत जल ने, ग्राउंड वाटर ने अपने कार्य करके इस प्रकार के छिद्र का निर्माण कर दिया और जल यहां न पहुंच करके रास्ते में ही मुड़ जा रहा है और नीचे चला जा रहा है, क्योंकि छिद्रों का फॉर्मेशन किया है किसने, ग्राउंड वाटर ने। और जो नदी की आगे की घाटी है वो पूरी की पूरी सूखी रह जा रही है, शुष्क रह जा रही है। इस प्रकार के लैंडफॉर्म के लिए हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिस टर्म का यूज करते हैं, वो है ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी। यही है ब्लाइंड वैली। तो काफी रोचक इसका फॉर्मेशन होता है। और हमारा आखिरी लैंडफॉर्म है सिंकिंग क्रीक, धस्ती निवेशिका। धस्ती निवेशिका में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इसमें विलयन छिद्र होते हैं। मान लीजिए ये सारे के सारे हमारे विलयन छिद्र हैं, छोटे छोटे, और इतने सारे विलयन छिद्रों के होने के कारण ये कोई सरफेस है जिसपे ये सारे के सारे हमारे विलयन छिद्र बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे विलयन छिद्र होते हैं और इतने सारे विलयन छिद्र के होने के कारण ये जो हमारा ये लैंडफॉर्म है, ये जो स्थान है, ये एक छलनी के समान देखने में प्रतीत होता है। और जब भी किसी नदी का जल यहाँ पर आता है तो इन छिद्रों के होने के कारण नीचे चला जाता है और इस प्रकार के लैंडफॉर्म को हम कहते हैं धस्ती निवेशिका। और जिस स्थान पे
नदी का जल नीचे जाता है उसे हम सिंक नाम देते हैं, सिंक। और इस पूरे लैंडफॉर्म को हम कहते हैं सिंकिंग क्रीक अर्थात धंसती निवेशिका, जो कि एक छलनी के समान स्थल रूप होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्राउंड वाटर के जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स का हमारा पूरा अध्ययन पूर्ण हुआ। और आइए एक बार हम जितने भी लैंडफॉर्म्स की हमने आज स्टडी की है उसकी एक लिस्टिंग कर लेते हैं, जिससे कि एक रिवीजन हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए कि सारे के सारे लैंडफॉर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कोई छूटा नहीं रह गया है। और ये पूरी वो लिस्ट है जितने लैंडफॉर्म्स की हमने आज स्टडी की। लेपीज सबसे पहला लैंडफॉर्म, इसके बाद सिंक होल, स्वेलो होल्स, डोलाइन, युवाला, पोलजे, केव्स, कंदराएं, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी, सिंकिंग क्रीक, धंसती निवेशिका। सिंक होल को हम हिंदी में बोलते हैं घोल रंध्र और स्वेलो होल्स को हम बोलते हैं विलयन छिद्र। तो ये हमारे सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। और इस प्रकार इस पार्ट 2 में इतना ही। आगे हम लोग इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि ग्राउंड वाटर किस प्रकार से निक्षेपण से तरह तरह के स्थल रूपों का सृजन करता है।